प्रिय विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के क्रम के तहत आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के नगरीय भूगोल के प्रथम अध्याय नगर व नगरीय क्षेत्र की संकल्पना, नगर किसे कहा जाता है, नगर की परिभाषा क्या होती है, नगर केंद्र क्या होते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आज बात प्रारंभ करेंगे। सामान्यतया आप जानते हैं कि हमारा जो अधिवास प्रारूप है वो दो भागों में विभक्त किया जाता है। उस अधिवास प्रारूप के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है हमारा ग्रामीण अधिवास प्रारूप और दूसरा भाग होता है हमारा नगरीय अधिवास प्रारूप। अर्थात पहला जो प्रारूप होता है वो हमारा ग्रामीण होता है, दूसरा होता है हमारा नगरीय। तो जो ग्रामीण अधिवास प्रारूप होता है उस ग्रामीण अधिवास प्रारूप में सामान्य आप जानते हैं कि व्यक्ति गाँव में निवास करते हैं और नगरीय अधिवास प्रारूप के अंतर्गत सामान्य रूप से एक बड़े जनसंख्या संकेंद्रण के बिंदु आते हैं जहाँ बनिस्पत अधिक सघन जनसंख्या संकेंद्रण हमें मिलता है। तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम नगर किसे कहेंगे और ग्राम किसे कहते हैं। तो आज हम इस जो अध्ययन कर रहे हैं विषय का वो पूरी तरह से नगरीय भूगोल की संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने पर जोर देता है। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि नगर जो है उसके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो नगर के लिए सामान्य रूप से हम टाउन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं हम सिटी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द हैं हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब नगर शब्द का जो प्रयोग है वह भी अलग अलग स्थानों पर विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। यदि हम इसकी बात करें कि नगर शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में लिया जाता है तो हमें दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है संकुचित अर्थ और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नगर शब्द के लिए जो शब्द सामान्यतया प्रयोग में आते हैं वो टाउन भी है और सिटी भी आता है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम बात करें तो एक संकुचित अर्थ में भी नगर का प्रयोग होता है और व्यापक अर्थ में भी नगर का प्रयोग होता है। संकुचित अर्थ में जब हम नगर की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे टाउन एरिया, कंटेनमेंट एरिया, टाउनशिप केंद्र आदि जो छोटे छोटे होते हैं अलग अलग जगह, उनमें हम जैसे टाउनशिप केंद्र छोटा एक टाउन का एक छोटा पार्ट होता है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। व्यापक अर्थ में हम जब बात करते हैं तो वहाँ भी हम टाउन शब्द का इस्तेमाल कुछ देशों में करते हैं, कुछ स्थानों पर हम सिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विश्व के कुछ देशों में हम महानगर शब्द के लिए भी नगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेगालोपोलिस सिटी जो होती है जिनको हम वृहद नगर कहते हैं उनके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें सबसे बड़ा नगर जिसको हम कहते हैं सन नगर, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से व्यापक दृष्टिकोण में हम बात करेंगे तो टाउन भी आ जाएगा, सिटी भी आ जाएगा, महानगर को भी हम नगर की श्रेणी में ले लेंगे, वृहद नगर को भी लेंगे और सन नगर को भी लेंगे। तो ये एक लार्जर दृष्टिकोण है नगर के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं जैसे टाउन शब्द जो है वो टाउन और सिटी दोनों शब्द लगभग समानार्थी शब्द के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जर्मन भाषा में नगर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्मन भाषा में उस नगर के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, स्टार्ट। तो जर्मन में नगर शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्टार्ट। फ्रांस में सामान्य रूप से नगर शब्द के लिए एक विशेष शब्द विली का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में नगर के लिए हम कहते हैं विली। और सिटी शब्द का जो प्रयोग है वो मूलतः ब्रिटेन में किया जाता है। ब्रिटेन में सिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हो गया कि जर्मन भाषा में स्टार्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्रांसीसी भाषा में टाउन के लिए विली शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रिटेन में सिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम स्वीडन
या स्वेडिश भाषा की बात करें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो वहाँ नगर के लिए स्टाडेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्टाडेन। तो ये एक सामान्य से इससे हमें ये भान होता है कि विश्व के अलग अलग स्थानों पर नगर के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम ग्रामीण अधिवासियों से नगरीय अधिवासियों को अलग कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनकी हम पहले चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों में जो अंतर आता है वो आता है आकार का अंतर। तो आकार का अंतर हमें पता चलता है, अर्थात ग्रामीण पृष्ठभूमि में आकार छोटा होता है, जबकि नगरीय शब्द या नगर में का आकार बड़ा होता है, विशाल होता है। तो आपको सबसे पहला अंतर करना है आकार, कि गांव का आकार छोटा होता है और नगर का आकार बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो है वो ये है, जैसे आप अभी हम बात करेंगे इसमें स्लाइड में पॉइंट नंबर 2 पर, कि विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय जनसंख्या का आकार भी वहाँ की कुल जनसंख्या के आधार पर अलग अलग माना गया है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो आपको एक मेजर अंतर दिखेगा कि गांव आकार छोटा होता है, नगर का आकार बड़ा होता है। दूसरा जो अंतर है वो अंतर हमें मिलता है फंक्शनल का, अर्थात कार्यों का, कार्यात्मक आधार पर एक स्पष्ट अंतर मिलता है। उस अंतर की बात करें तो जैसे गांवों की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, इसमें प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है, जबकि नगर की जनसंख्या द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में, द्वितीयक जो कि उत्पादक उद्योग धंधे हैं, तो द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में संलग्न रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व, जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करें तो गांवों का जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, नगर का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। कहीं कहीं तो ये 800,000 वर्ग किलोमीटर तक भी चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गृह घनत्व में, जो निवास स्थान बने होते हैं उन गृह घनत्व की बात करें तो गृह घनत्व भी गाँवों में कम होता है, जबकि नगरों में सघन गृह घनत्व पाया जाता है। अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो गृह के प्रकार में भी अंतर पाया जाता है। जो एक मेजर पांचवा अंतर है घर के प्रकार, गृह के प्रकार हम इसे कह सकते हैं। जैसे गाँव में कच्चे घर अधिकता में मिलते हैं, जबकि नगरों में पक्के घर सीमेंट कंक्रीट के बने हुए वह अधिकांश रूप में मिलते हैं। भूमि उपयोग में भी अंतर मिलता है। जैसे गाँव में भूमि उपयोग में अधिकांश रूप में हमें खेत खलिहान पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन नगरों में भूमि उपयोग का प्रकार अति सघन मिलता है, जिसमें आवास, उद्योग, व्यापार, विद्यालय, कार्यालय, चिकित्सालय, न्यायालय भवन, यातायात के विभिन्न साधनों में उपयोग में आने वाली भूमि, ये नगरों के एक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अगला क्रम की बात करें तो एक मेजर अंतर होता है प्रशासनिक दृष्टि से भी। प्रशासनिक दृष्टि से गाँव में संकेंद्रण प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो छोटी होती है, जबकि नगरों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो सिस्टमेटिक होती है। एक व्यवस्थित रूप से वहाँ का प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसको हम जैसे नगर पालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से एक जो संस्था है वो मजबूत प्रशासनिक संस्था नगरों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिलती। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है व्यक्तियों के जीवन स्तर में, लाइफस्टाइल में जो अंतर आता है, जीवन स्तर का अंतर। ये जीवन स्तर का अंतर सामान्य रूप से दिखाई भी देता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय नगरीय क्षेत्रों में अधिक होने के कारण वहाँ का जीवन स्तर
उच्च पाया जाता है। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, धनिक वर्ग, अधिक आय वर्ग नगरों में निवास करता है, जिनकी अधिकांश क्रियाविधियाँ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्यों में रहती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से कृषि पे जीवन यापन करने वाला समूह अधिक रहता है, इसलिए वहाँ के जो जीवन यापन के तरीके हैं वो भी सामान्य प्रकृति के ही मिलते हैं। इसके अलावा एक सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसमें भी एक बड़ा अंतर मिलता है। सांस्कृतिक विकास में नगरों का सांस्कृतिक विकास उच्च स्तर का पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात करें, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, अधिक जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न समूह है वह अधिक संकेंद्रित पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य रूप से अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, इन चीज़ों का बोलबाला अभी भी वर्तमान में है। वैसे शैक्षिक स्तर में धीरे धीरे उन्नयन होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक विकास होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम नगर और ग्राम के अंतर की बात करेंगे तो हमें एक मेजर अंतर अभी भी दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण अंतर है नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में गतिशीलता, जिसको हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता, वो अधिक पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता न्यूनतम पाई जाती है। वहाँ लगभग अगर हम किसी नगर की बात करेंगे तो नगर में मुख्य रूप से व्यक्ति उदारवादी दृष्टिकोण से युक्त होता है। शिक्षा का प्रसार अधिक होने के कारण, व्यवसायों की अधिकता होने के कारण, उन्नति के पथ पर अधिक जागरूकता और तत्परता के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में एक सामाजिक वर्ग से अन्य सामाजिक वर्ग में आसानी से गतिशील हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय की विविधता कम मिलना, अज्ञान, अंधविश्वास, परंपरावादी समाज होने जैसे मुख्य कारणों के कारण सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। तो अब हमने अभी तक ये देखा कि ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में क्या मुख्य अंतर होता है, और जबकि अब मूल रूप से पढ़ना है नगर केंद्र क्या होते हैं, तो आपको एक इमेज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नगर केंद्र की परिभाषा। तो सामान्य रूप से देखिए, नगर की जो धारणा है वो विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, है ना, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान रखनी, देखो कि नगर की धारणा काफ़ी बार वेरिएबल है। विभिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकती है, संस्थाओं के दृष्टिकोण से अलग हो सकती है, सभ्यताओं के दृष्टिकोण से अलग हो सकती है, देशों के दृष्टिकोण से हो सकती है, परिस्थिति या समय के दृष्टिकोण से अलग हो सकती है। तो ये परिवर्तनशील है। लेकिन फिर भी एक यूएनओ ने नगर केंद्रों को 5 भागों में विभाजित किया। उसमें 5 वर्गों में विभाजन करने का जो आधार था हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आधार है वो है ऐतिहासिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर के आधार पर नगर का निर्धारण करना। जैसे जिला मुख्यालय हो गया, खंड मुख्यालय हो गया। तो ब्राज़ील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वेडोर आदि देशों में इसी को एक प्रमुख आधार माना जाता है। दूसरा जो आधार माना गया वो आधार माना गया न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर। तो न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर की हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण आधार है। सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है। जैसे यूएसए, थाईलैंड और वेनेजुएला में 2500 व्यक्तियों को पर के समूह को हम नगर का दर्जा दे देते हैं। डेनमार्क में सामान्य रूप से हम 250 तक नगर का दर्जा देते हैं। आइसलैंड में हम 300 व्यक्तियों के समूह को ही, तो एक बड़ा वेरिएशन आपको दिख रहा है कि जो बड़े देश हैं जैसे यूएसए, थाईलैंड, वेनेजुएला में हम 2500 व्यक्तियों के बाद ही नगर का दर्जा देते हैं। वहीं एक छोटा देश है डेनमार्क, जहाँ 250 से अधिक जनसमूह होते ही हम उसको नगर का दर्जा दे देते हैं। आइसलैंड है जहाँ 300 व्यक्ति होते हैं, हम नगर का दर्जा दे देते हैं। एक बड़ा डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में, 5000 व्यक्ति होने पर ही हम उसे नगर का दर्जा देते हैं। तो यहाँ जब हम नगर की परिभाषा की बात करेंगे तो नगर केंद्रों के निर्धारण में ही विभिन्न देशों के स्तर पर बहुत अधिक वेरिएशन पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो 5000 होनी चाहिए। तो हमने दूसरे पॉइंट पर चर्चा की कि न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर तो विभिन्न देशों में बहुत अधिक वेरिएशन हमें मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार था वो है स्थानीय स्वायत्त शासन के आधार पर
है ना, लोकल बॉडीज़ के आधार पर। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में हम काउंटी जहाँ होती है उसे नगर का दर्जा दिया जाता है ना। एक बरो है, म्यूनसिपली बरो। भारत में अगर हम बात करेंगे तो नगर पालिका, नगर निगम जहाँ है उन्हें नगर का दर्जा दिया जाता है। चौथा जो कारण है, जन सुविधाओं और या नगर सेवाओं के आधार पर चिली में नगर का दर्जा दिया जाता है। पांचवा, कृषियेतर कार्यों में रत, अर्थात कृषि के अलावा, कृषि एक प्राथमिक कार्य है तो प्राथमिक कार्य में संलग्न जनसंख्या को छोड़कर रत जनसंख्या अनुपात में, तो जैसे कृषि के अलावा, कृषियेतर का यहाँ मतलब है कृषि के अलावा, तो कृषि प्राथमिक कार्य है अर्थात प्राथमिक कार्य को छोड़कर द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, चतुर्थ कार्य, पंचमक कार्यों में केवल आपको किसको छोड़ना है, प्राथमिक कार्यों को छोड़ना है। कृषियेतर कार्यों में रत जनसंख्या अनुपात के आधार पर, अर्थात कुल मान लीजिए कि 100 हैं तो 100 में से अगर 30% जनसंख्या कृषि में संलग्न है तो उसे हम छोड़ देंगे, लेकिन बाकी रिमेनिंग 70% जनसंख्या हमारी कृषि के अलावा द्वितीयक तृतीयक समूह में काम कर रही है, तो वह केंद्र जनसंख्या जमाव का नगर कहलाएगा, नगरीय का दर्जा उसे दिया जाएगा। ये इज़राइल में इस नियम का पालन किया जाता है। तो सामान्य रूप से ये 5 जो आधार हैं, ये आधार निर्धारित किए गए थे यूएनओ के द्वारा। हमें यही ध्यान रखना है, यूएनओ के द्वारा जो 5 आधार हैं वो कौन कौन से 5 आधार हैं, आप एक बार वापस देख लें। एक होता है ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टि, न्यूनतम जनसंख्या, स्थानीय स्वायत्त शासन, जन सुविधाएं और कृषियेतर कार्यों के आधार पर हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो भूगोलवेत्ताओं ने दी है, जो हमें उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में नगर की परिभाषा देते हुए कहा था कि नगर जनसंख्या और ग्रहों का एक सतत समूह होता है। अर्थात उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि नगर हम किसे कहेंगे, तो नगर हम उसे कहेंगे जो जनसंख्या और ग्रहों का एक सतत समूह होगा, कंटिन्यूशन एक समूह होगा, सततता होनी उसमें आवश्यक है, जो भूमि के एक वृहत भाग को आवृत करता है, मतलब एक लार्जर एरिया को कवर करके रखेगा और वृहद व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर भी स्थित होगा। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है रेडजेल महोदय के द्वारा कि हम नगर उस बिंदु को कहेंगे जो वृहद व्यापारिक मार्ग के केंद्र पर स्थित है, भूमि के वृहद भाग को आवृत करता है और सतत जनसंख्या समूह को भी रिप्रेजेंट करता है। इस आधार पर हम नगर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं कि फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने नगर के लिए क्या आवश्यक माना। एक माना उन्होंने न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। दूसरा उन्होंने माना जनसंख्या व ग्रहों की सघनता, जनसंख्या व ग्रहों की सघनता। तीसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण आधार माना वो माना जीवन यापन का ढंग, जीवन यापन का ढंग। इसके आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषा दी। तो आप लोग इस पर विशेष तौर से ध्यान रखें कि फ्रेडरिक रेडजेल महोदय, जो रेडजेल महोदय थे, उन्होंने 3 मुख्य बातों पर जोर दिया। न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा जनसंख्या व ग्रहों की सघनता होनी चाहिए और जीवन यापन का ढंग नगरीय सीमांकन का मुख्य आधार हो सकता है। रिट्जोफेन विद्वान थे, उन्होंने नगर की परिभाषा देते हुए कहा कि नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतया कृषि व्यवसाय के विपरीत वाणिज्यिक या उद्योग प्रमुख व्यवसाय होते हैं। तो यहाँ उन्होंने भी वही बात कही कि कृषि के अलावा जो जनसंख्या है, अगर कृषि के अलावा अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न है तो उस बिंदु को नगरीय अधिवास के रूप में जाना जाएगा। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने नगर की परिभाषा देते हुए कहा कि नगर अपेक्षाकृत अधिक विस्तार वाला सामाजिक संगठन होता है। यह उस सभ्यता का प्रतीक होता है जिसे कुछ क्षेत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं और संभवतः वे इसे कभी भी प्राप्त ना कर सके। तो यहाँ इन्होंने नगर की परिभाषा देते समय थोड़ा सा सांस्कृतिक या सभ्यता पर अधिक जोर दिया था। तो यहाँ इनका जो फोकस था वो मनुष्य के सांस्कृतिक विकास पर था।
ब्रुन्स महोदय ने कहा कि किसी बस्ती को नगर की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसकी अधिकांश जनसंख्या अपना अधिकांश समय उस नगर की सीमा में व्यतीत करती हो। तो इनका नगर की परिभाषा देते समय फोकस था कि उसी केंद्र को या उसी जन समूह के अधिवास बिंदु को हम नगर कहेंगे जहां अधिकांश जनसंख्या उसी क्षेत्र में निरंतर निवास करती हो। ऐसा नहीं है कि भी जैसे हम सुबह गए और शाम को आ गए तो वो क्या हो गया कि नगर नहीं माना जाएगा। अगर आपकी ऐसी स्थान बिंदु है जहाँ सुबह जनसंख्या अधिक हो जाती है, इवनिंग में वो पुनः अपने घरों की ओर लौट जाती है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो वहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से कुछ आवासीय बिंदु होते हैं जो शयनागार नगर होते हैं, उनको ब्रुन्स ने नगर नहीं माना था। आरुशो ने नगर की परिभाषा देते हुए कहा कि नगर वह स्थल है जहाँ यातायात, विनिर्माण, कच्चे माल के आयात निर्यात, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रशासन संबंधी क्रियाएं संपन्न होती है तथा जो आवासीय स्थल होता है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा विस्तार से नगर की परिभाषा दी कि नगर की में कौन सा बिंदु है जहाँ यातायात, विनिर्माण अर्थात निर्माण गतिविधियाँ होती है, विनिर्माण कच्चे माल के आयात निर्यात की सुविधा होती है, शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता होती है, राष्ट्रीय प्रशासन संबंधी क्रियाएं अगर वहाँ संपन्न होती है तो, और वहाँ साथ ही साथ सघन जनसंख्या संकेंद्रण है तो उसे नगर का दर्जा दिया जा सकता है। आधुनिक भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट ने नगर की जनसंख्या देते हुए कहा कि नगर बड़ी संख्या में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह है जो अति उच्च घनत्व वाला सघन पुंज होता है। अर्थात इन्होंने भी वापस आकर सघन जनसंख्या जमाव जहाँ की जन घनत्व की अधिकता है और ऐसे अधिवास क्षेत्र को जहाँ सघन जनपुंज निवास रहते हैं उसे नगर की संज्ञा देने की वकालत की। प्राग में यूरोपीय सांख्यिकी सम्मेलन 1949 में 1949 में हुआ। उसकी संस्तुति के अनुसार 2000 की न्यूनतम जनसंख्या वाले सघन मानव समूह को नगरीय माना जा सकता है, जबकि 10,000 से कम होने पर कृषि में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ वहाँ शर्तें निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रत्येक देश के द्वारा इन शर्तों को मानना संभव भी नहीं था क्योंकि प्रत्येक देश की सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं अलग अलग होती है। तो इस आधार पर सामान्य रूप से नगरों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। कुछ स्थानों पर कार्यों के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नगर की परिभाषा देते समय हम किसी एक मापदंड को आधार नहीं बना सकते। सभी स्थानों पर अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो नगर की परिभाषा देते समय कुछ न्यूनतम जो मापदंड हैं उनकी हम चर्चा यहाँ करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि किसी भी नगर को देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला आधार क्या होगा। तो सबसे पहला आधार होगा आपका न्यूनतम जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या होना आवश्यक है। दूसरा जो आधार होगा वो होगा नगरीय व्यवसाय। नगरीय व्यवसाय की चर्चा करना आवश्यक है। नगरीय व्यवसाय की चर्चा होना आवश्यक है। तो आप ये ध्यान रखें कि नगर की परिभाषा के मापदंडों में आएगा न्यूनतम जनसंख्या, दूसरा नगरीय व्यवसाय, तीसरा आएगा नगर का प्रशासनिक स्तर अर्थात प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी हम उसके निर्धारण का आधार देखेंगे। चौथा आएगा जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व अर्थात हम जनसंख्या घनत्व को भी महत्व देंगे, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगला आता है गृह घनत्व। गृह घनत्व के आधार पर भी हम अर्थात किसी जगह को नगर का दर्जा देंगे तो इस पर भी फोकस करेंगे। उसके बाद आता है कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ है प्रशासनिक निर्णय। कभी कभी क्या होता है प्रशासनिक निर्णय से किसी छोटे जन समूह को भी नगर का दर्जा दे दिया जाता है, तो हमें यहाँ प्रशासनिक निर्णय को भी एक मापदंड के रूप में मानना पड़ेगा। भारत में सामान्य रूप से इसके लिए हम जनगणना नगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि भारतीय जनगणना आयुक्त के द्वारा घोषित किया जाता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा 7वां पॉइंट हमारा है जीवन पद्धति।
जीवन पद्धति का भी हम अध्ययन करेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आता है नगरीय बोध। नगरीय बोध अर्थात व्यक्तियों में, निवासरत व्यक्तियों में ये बोध होना आवश्यक है कि वो नगरीय जीवन शैली जी रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंबाइंड अर्थात संयुक्त आधारों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे वो संयुक्त आधार में पुनः वही आधार लिए जाते हैं, जैसे किसी स्थान पर इन 8 आधारों में से एक आधार के आधार पर नगर का दर्जा नहीं दिया जाकर 2 या 3 आधारों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाएगा। जैसे न्यूनतम जनसंख्या भी होना आवश्यक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी होना आवश्यक है, या प्रशासनिक निर्णय लिया जाना भी आवश्यक है। इन अगर एक से अधिक तथ्यों के आधार पर हम चर्चा या बात करेंगे, तो इन सभी को एक से अधिक तथ्यों के आधार पर जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो वो कहेगा संयुक्त आधार, अर्थात जहाँ एक से अधिक आधार का प्रयोग किया गया है। तो ये आज हमारा पहला वीडियो था, इसमें हमने यहाँ तक चर्चा की। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के नगरीय केंद्रों की जो व्यवस्था है या परिभाषा है वो कैसे निर्धारित की गई। तो भारतीय नगरों की परिभाषा की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।